तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ने एक मेजर पुश दिया है डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इन्होंने एसओपी लॉन्च करी है फॉर वाइट रिवॉल्यूशन 2.0। अब की ऑब्जेक्टिव क्या है वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 के? एक तो जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा मिल्क प्रोक्योरमेंट होता है ना, उसको 50% से इंक्रीज करना है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ताकि वो लगभग 1,000 किलो 1,000 लाख किलोग्राम पर डे बाय 2029 हो जाए। अभी 2024 है ना, 5 साल के बाद 50% से ज़्यादा हमें उसका मिल्क प्रोक्योरमेंट बढ़ाना है, ताकि वो 1,000 लाख किलोग्राम पर डे का वो इतना प्रोक्योरमेंट कर पाए। अब दूसरा है कि वुमेन एम्पावरमेंट करना, वुमेन को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना, उसको एम्पावर करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और फाइट अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन। अब तीसरा है कि डेयरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना। ये भी की ऑब्जेक्टिव है वाइट रिवॉल्यूशन का। जो टारगेट है ना इसके अंदर, वो वैसे सबस्यूम कर लिया गया है एनपीडीडी ने, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट 2.0, एनपीडीडी 2.0 के अंदर सबस्यूम हो गया। क्या है इसका? डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना, ठीक है। सेटअप करना मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम, विलेज लेवल मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम, पूरे विलेज का मिल्क एक जगह आके प्रोक्योर हो जाए, तो विलेज प्रोक्योरमेंट सिस्टम को सेटअप करना। और मिल्क चिलिंग फैसिलिटीज़ को बनाना, ठीक है, ताकि मिल्क की जो प्रोक्योरमेंट क्वालिटी है वो इंश्योर हो सके। इन सब चीज़ों के लिए ना, ये डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देना एनपीडीडी के अंदर अब हो रहा है। अगला है बूस्ट करना डेयरी के एक्सपोर्ट को। इंडिजीनियस, तो ये कैसे होगा? जब टेस्टिंग इक्विपमेंट्स की इंडिजिनियस प्रोडक्शन होगी ताकि वो सस्ते आए। फिर बल्क मिल्क कलेक्शन होगा, ठीक है, ताकि स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फ़ायदा मिले। और अगला कि डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर जब इम्प्रूव होगा, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ तो मिल्क कलेक्शन बल्क में होगा। मिल्क कलेक्शन बल्क में होगा तो एक्सपोर्ट करने के लिए एक हमें पॉजिटिव नज मिलेगा, जिसके लिए हम टेस्टिंग इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, ठीक है। तो ये याद हो गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन, अनाउंसमेंट ऑफ नेशन वाइड एक्सपेंशन ऑफ कॉपरेटिव्स अमंग कॉपरेशन अमंग कॉपरेटिव्स इनिशिएटिव, ठीक है। तो कॉपरेटिव्स के बीच में भी कॉपरेशन को इस्टेब्लिश करवाना, ठीक है, कॉपरेशन अमंग कॉपरेटिव्स इनिशिएटिव। ये इससे क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी। तो ये गुजरात में सक्सेसफुल मॉडल के बाद ये नेशन वाइज एक्सपेंड हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या, इंटरेस्ट फ्री कैश क्रेडिट डेयरी फार्मर्स को दिया जाएगा, रुपए किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ठीक है। तो इंटरेस्ट फ्री कैश क्रेडिट दिया जाएगा डेयरी फार्मर्स को। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा माइक्रो एटीएम्स ना, डीसीएस को, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को माइक्रो एटीएम्स डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे और कैश क्रेडिट दिया जाएगा, अपना फार्मर्स को दिया जाएगा। बैंकिंग सर्विसेज किसान के डोर स्टेप पे लाने का काम ये करेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो होगा ना कॉपरेशन अमंग कॉपरेटिव्स के बीच में, उससे। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं डेयरी इंडिया स्टेटस इन डेयरी। 25% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन मिल्क की इंडिया ही करता है, और हम फर्स्ट रैंक पे आते हैं मिल्क प्रोडक्शन की। फिर अगला है 5% ऑफ द कंट्री इंडियाज़ की जो जीडीपी है वो डेयरी सेक्टर से आती है। और जो 70% जो एम्प्लॉयमेंट है ना डेयरिंग सेक्टर में, वो महिलाओं का है। तो वुमेन एम्पावरमेंट इसीलिए होती है। 8 करोड़ से ज़्यादा परिवार जो लाइवलीहुड पाते हैं वो डेयरी इंडस्ट्री के अंदर ही पड़ रहे हैं। तो याद हो क्या? 25/5, 25/5 70/8, 25/5 70/8, 25/5 70/8 ऐसे याद रखना। 25/5 70/8, 25/5 70/8, 25%, 5% और 70% और 8 करोड़ फैमिलीज, 25/5 70/8। अब वाइट रिवॉल्यूशन है क्या? वाइट रिवॉल्यूशन एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन था ऑपरेशन फ्लड का, जो एक डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था जो 1970 में लॉन्च हुआ था, जिसका एम था इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। देखो 1967 में अपना ग्रेन्स में, फूड ग्रेन्स में इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एच वाई वी सीड्स का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ। 1970 में सेल्फ डिपेंडेंट दूध में बनाने के लिए ऑपरेशन फ्लड का स्टार्ट हुआ। ये स्पीयरहेड जो करा गया था ना, एजेंसी थी एनडीडीबी ने स्पीयरहेड करा था। इट इज़ मोस्ट एक्सटेंसिव डेयरी डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो ग्लोबली अभी तक हुआ है ना। ये लेड करा था जो विजनरी डॉक्टर वर्गीस कुरीन,
ठीक है, इन्हें फादर ऑफ इंडियन वाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। तो वर्गीज कुरियन का नाम कैसे याद रखे? देखो, वनस्पति घी याद है, तो वनस्पति घी चाहिए था वर्गीज को करी में, करी में वनस्पति घी चाहिए था किसको? वर्गीज को, वनस्पति घी वर्गीज, याद हो गया। 26 नवंबर जो है ना, वो नेशनल मिल्क डे बनाया जाता है इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन। ऑपरेशन फ्लड जो 1970 में स्टार्ट हुआ था वो 3 फेजेस में चला, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 1970 से 80, फिर अगला 81 से 85, फिर राजीव गांधी की सरकार आने के बाद 85 से 96। ठीक है, ये कितना हुआ? लगभग 11 साल, 10 साल, फिर 4 साल, 10 साल, 4 साल, फिर लगभग 11 साल, 10, 4, 11, लगभग 25 साल हो गए ना, 70 से लेकर 96, 25-26 साल हो गए। तो फेज 1 में क्या हुआ? लिंक्ड 18 मिल्क शेड टू 4 मेजर सिटीज, ठीक है, ताकि जो लिंक कर दिया 18 मिल्क शेड्स को, तो जो डिमांड थी और सप्लाई थी वो दोनों आपस में मिल गई। तो 4 मेजर सिटीज से 18 मिल्क शेड्स को सबसे पहले तो लिंक किया 10 सालों में। फिर उसके 4 साल बाद तक क्या हुआ? लगभग 43,000 विलेज कोऑपरेटिव स्टेब्लिश की गई, जिससे जो मिल्क पाउडर का प्रोडक्शन था ना, वो 22,000 से 14,000, 1.4 लाख, 22,000 से 1.4 लाख टन्स पहुंच गया मिल्क पाउडर प्रोडक्शन। ठीक है, लगभग कितना? 7 गुना हो गया लगभग ये। अब थर्ड फेज में क्या हुआ? 30,000 न्यू कोऑपरेटिव स्टेब्लिश की गई जो एम्फेसाइज्ड ऑन R&D इन एनिमल हेल्थ। ठीक है, अब हमने ये सब तो देख लिया। इसमें क्या देखा था हमने? मिल्क प्रोक्योरमेंट करना है, लगभग हमें 50% से इंक्रीज करना है 5 साल के अंदर, 1000 लाख किलोग्राम पर डे बाय 2029 वुमेन की एम्पावरमेंट करनी है। NPDD 2.0 के अंदर हमें मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम, मिल्क चिलिंग फैसिलिटीज़, मतलब डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेब्लिश करना है। फिर उसका अगला हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हमने क्या था? कॉपरेशन अमंग कॉपरेटिव्स इनिशिएटिव, ताकि किसान को इंटरेस्ट फ्री कैश क्रेडिट मिले और माइक्रो ATM डेयरी कॉपरेटिव्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करे जाए। ठीक है, 25, 5, 70, 8, ये भी हमें याद हो गया था। अब वाइट रिवॉल्यूशन के अचीवमेंट क्या रहे? इंडिया को लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बना दिया वर्ल्ड में, कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क स्टेब्लिश कर दिया जिससे किसानों की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, एक नेशनल मिल्क ग्रिड इस्टेब्लिश कर दी ताकि जिससे कि इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिल्क, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिल्क हो रहा है। अब जो मिल्क एनिमल थी ना, उनकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हुई और जो प्राइस की वेरिएशन थी, मिनिमाइज कर दिया प्राइस की वेरिएशन को बाय एलिमिनेटिंग मिडलमैन। और मॉडर्नाइज डेयरी सेक्टर, अब 10 मिलियन मेकिंग 10 मिलियन फार्मर सेल्फ रिलायंट। इम्पॉर्टेंस क्या है कॉपरेटिव्स की डेयरी सेक्टर में? बहुत इम्पॉर्टेंस है। तो क्या है? प्रमोटिंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द फार्मर्स। कॉपरेटिव जैसे कि अमूल है, नंदनी है, इससे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हुई है। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक फ़ायदा ही है। फिर उसके अगला देखो, कुछ कुछ आउटपुट मार्केट डेवलपमेंट से रिलेटेड फ़ायदा होगा, कुछ कुछ इनपुट से रिलेटेड फ़ायदा होगा। इनपुट में क्या कि कॉपरेटिव्स आने से ना फाइनेंशियल इंक्लूजन हुई है, क्योंकि कॉपरेटिव बैंक्स लो इंटरेस्ट लोन दे देते हैं, तो एक्सेस टू क्रेडिट हो जाती है फार्मर्स के पास, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुई उनकी हुई है, तो क्रेडिट आ गया। तो क्रेडिट आने के बाद अब और क्या है? क्रेडिट तो इनपुट हो गया, अब आउटपुट क्या? आउटपुट बेचना भी है उन्हें, तो मार्केट एक्सेस फैसिलिटेट करा देते हैं स्मॉल फार्मर्स को ना, और उनके पास कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर आ जाती है टू रीच कंज्यूमर्स मोर इफेक्टिवली। अब उससे अगला है सपोर्टिंग वुमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। 35% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन डेयरी कॉपरेटिव्स आर वुमेन। देखो, 70% ऑफ जो डेयरी फार्मर्स है, 70% इन डेयरिंग सेक्टर आर वुमेन और 35% इन डेयरी कॉपरेटिव्स आर वुमेन। ठीक है, तो ये डेयरी कॉपरेटिव्स की बात हो रही है। तो वुमेन एम्पावरमेंट होगी, वुमेन की एम्पावरमेंट हो रही है, हमने देखा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रही है, फिर हमने देखा मार्केट एक्सेस कैसे मिल रही है, पैसा फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे हो रही है। फिर अगला है क्राइसिस रिजिलियंस एंड रिस्क मिटिगेशन। सपोर्ट नेटवर्क बन जाता है ना फार्मर्स का, तो अगर इकोनॉमिक डाउन टर्न होगा या कोई वल्नरेबिलिटी होगा
तो उससे अपना एक सपोर्टिंग नेटवर्क बन जाता है फार्मर्स का। तो अगला है चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियाज डेयरी कोऑपरेटिव्स। अब जो सक्सेसफुल कोऑपरेटिव मॉडल है वो केवल गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ केरला के पार्ट्स में ही सक्सेसफुल हुआ है, अदर रीजन्स में क्यों नहीं हुआ? सबसे पहला रीजन तो है फाइनेंसिंग, ह्यूज कंस्ट्रेंट में है अगर हमें इन्वेस्टमेंट एल्योर करने में ना, क्योंकि जो कॉपरेटिव्स हैं वो लार्जली रिलाई करते हैं जो कि उनके अपने मेंबर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशंस पे या फिर लोन कैपिटल पे, क्योंकि अनलाइक जो बड़ी बड़ी एमएनसीज वगैरह होती हैं वो उनके पास इक्विटी कैपिटल जिनका प्राइमरी रिलायंस होता है, ये जो चीज़ है ये डेयरी कॉपरेटिव्स में नहीं है। ठीक है। तो और दूसरा है, ये तो हो गया पैसे से रिलेटेड। फिर अगला है कि भाई इनपुट कॉस्ट महंगी है और उसके एवज में जो आउटपुट मिल रहा है वो कम है, इसीलिए मार्केट जो स्टेबल मार्केट स्टैब्लिश नहीं हो पा रही। अब देखते हैं इनपुट कॉस्ट कैसे ज़्यादा है। तो जो फीड है, ठीक है, फीड कॉस्ट, हाई फीड कॉस्ट है और अनस्टेबल मार्केट है, इनएडिक्वेट वेटरनरी सर्विसेज हैं और वेटरनरी सर्विसेज भी महंगी है। ठीक है। और इक्विपमेंट्स ऑफ मिल्किंग भी महंगे हैं। तो ये सब तो महंगा 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 दिख रहा है हमें। फीड कॉस्ट महंगी, फिर जानवरों की देख रखाव करने के लिए वेटनरी कॉस्ट महंगी, फिर इक्विपमेंट्स ऑफ मिल्किंग महंगे और मार्केट तो स्टेबल कोई है नहीं और लो मिल्क के प्राइसेस हैं। तो और काउ डंग मैनेजमेंट भी ढंग से नहीं होता। तो और इनिक्विटी भी है बहुत ना, जिन फार्मर्स के पास इरिगेटेड लैंड है वो फार्मर कंपेरेटिव एडवांटेज उनके पास ज़्यादा है जो लैंडलेस जो फार्मर्स है ना उनके कंपैरिजन में। अब है कि दूसरा कि लॉजिस्टिक इनएफिशिएंसी भी बहुत है, कि जो हर्डल्स है क्रिएटिंग मिल्क ग्रिड में ना, अब जो डोमेस्टिक मिल्क यूनिट है वो इन एरियाज में क्या है स्कैटर्ड है बहुत ज़्यादा, तो और अनइवन टेरेन है जिसके कारण एक ग्रैंड सुपर स्ट्रक्चर ऑफ अ मिल्क ग्रिड ये डेवलप कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, जैसे ये हमने रेलवेज कॉरिडोर बनाया ना, ऐसा कोई ग्रैंड सुपर स्ट्रक्चर फॉर अ मिल्क ग्रिड डेवलप कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जो मिल्क यूनिट्स हैं प्रोडक्शन यूनिट्स वो बहुत ही स्कैटर्ड है और अनइवन टेरेन है। द प्रोक्योरमेंट प्राइस भी रिसीव्ड बाय रूरल प्रोड्यूसर इज फर्दर इरोडेड इस इनएफिशिएंसी के और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण ना। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही इतनी हो जाती है, तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज़्यादा है। तो हमने देखा था इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है, इनपुट में जैसे कॉस्ट ऑफ फीड ज़्यादा है, वेटरनरी सर्विसेज महंगी है। ठीक है। अब और जो इक्विपमेंट्स हैं मिल्किंग के लिए वो भी महंगे हैं, तो इनपुट कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है। लॉजिस्टिक्स जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, इन इकनॉमी है। ठीक है, डिसइकोनॉमीज हैं क्योंकि जो मिल्क प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो स्कैटर्ड है और जो आउटपुट है वो बड़ा कम है। आउटपुट कम मतलब कि एक तो जो मिल्क प्राइसेस हैं वो कम है। ठीक है, जो अनस्टेबल मार्केट है इसके कारण जो आउटपुट है वो तो बहुत कम मिलता है। अब उसके अगला है कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड मार्केट डायनेमिक्स, वो भी चेंज होती जा रही है। इंक्रीज्ड रेगुलेशन एंड कंपटीशन इन मार्केट और वॉलेटाइल वेदर, ये सब मिलके जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है ना मिल्क में, डेयरी में, उसको तबाह कर रहे हैं। ठीक है, उसको बढ़ने नहीं दे रहे। अब इनिशिएटिव टेकन टू स्ट्रेंथन डेयरी कोऑपरेटिव्स, कुछ कुछ इनिशिएटिव है। देखो, जानवर के लिए जो डेयरी कोऑपरेटिव जो बेस है उसके लिए आरजीएम और एलएचडीसीपी, आरजीएम एलएचडीसीपी, फाइनेंसिंग के लिए केसीसी और एएचआईडीएफ, मिल्क प्रोक्योरमेंट के लिए एनपीडीडी वाइट रिवॉल्यूशन 2.0। ठीक है, एनपीडीडी क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल्क क्वालिटी एश्योर करने का काम करता है। और दूसरा है कि डेयरी कोऑपरेटिव स्टेब्लिश करने का और एक्सपोर्ट प्रमोशन करने का, तो ये वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 काम कर रहे हैं। तो आरजीएम क्या है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसमें क्या है डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस बोवाइन ब्रीड्स, आरजीएम। आरजीएम एलएचसीडीपी, लाइवस्टॉक हेल्थ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, लाइवस्टॉक हेल्थ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम टू इम्प्रूव एनिमल हेल्थ बाय वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ prophylactic vaccination program।
LHCDP, RGM LHCDP, ठीक है। अगला है फाइनेंसिंग के लिए KCC AHIDF। तो KCC क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड अवेलेबल टू लाइवस्टॉक डेयरी फार्मर्स। AHIDF का क्या है, इंसेंटिवाइजिंग इन्वेस्टमेंट बाय एंटरप्रेन्योर्स प्राइवेट कंपनीज टू स्टैब्लिश डेयरी प्रोसेसिंग, ठीक है। तो हमें RGM LHCDP KCC AHIDF हमने पढ़ लिया। NPDD 2.0 हमने पहले भी देखा था, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। ये मिल्क की क्वालिटी और मिल्क की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इन्हेंस करने का काम करता है, और मिल्क प्रोक्योरमेंट, ऑर्गेनाइज मिल्क प्रोक्योरमेंट हो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे ये एक्सपोर्ट प्रमोशन करता है। डेयरी कॉपरेटिव्स, वो चाहता है कि जो प्रोक्योरमेंट हो डेयरी कॉपरेटिव्स के द्वारा वो लगभग 50% से बढ़ जाए ना 2029 तक, 5 सालों में। तो वो चाहता है कि वो 1000 लाख किलोग्राम इतना वो डेली मिल्क की प्रोक्योरमेंट ये कॉपरेटिव्स कर रहे हो, उसको इतना बढ़ा देना चाहता है वो, ठीक है। और वुमेन की एम्पावरमेंट वगैरह तो है ही। अब वे अहेड क्या हो सकते हैं, देखो वे अहेड ज़्यादा याद नहीं करना है, ये तो बना बना के भी हम लिख देंगे कि वही कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, अपना मार्केट प्रमोशन करना है, ब्रांडिंग करनी है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है। तो ये सब चीज़ें तो हम खुद भी लिख सकते हैं, देख लेते हैं फिर भी फटाफट। इंटीग्रेट विद ICT फॉर स्मूदर ऑपरेशंस, ठीक है। जैसे कि अपना हम यूज़ कर सकते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन टेक फॉर ट्रेसिंग, ठीक है। ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर टेक, ब्लॉकचेन के डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर टेक यूज़ कर सकते हैं हम फॉर ट्रेसिंग, लाइक डन इन कॉटन बाय CCI, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसे ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर टेक्निक का हम यूज़ कर टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड चेन स्टोरेज हमें इस्टेब्लिश करनी चाहिए ताकि मिल्क की क्वालिटी को हम इंश्योर कर पाए और स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन हम कर पाए। फिर इम्प्रूव ब्रांड प्रमोशन, ऑनलाइन प्रमोशन, क्रिएट मार्केटिंग, ठीक है। एडवोकेट करनी चाहिए हमें एक्सक्लूजन ऑफ डेयरी फ्रॉम FTAs को, क्योंकि FTAs में डेयरी प्रोडक्ट होने के कारण बहुत कंपटीशन झेलना पड़ जाता है ना इंडस्ट्री को। बिल्ड कॉन्फिडेंस इन डेयरी, डोमेस्टिक डेयरी ब्रांड्स कॉम्पिटिटिवनेस के लिए अगेंस्ट इंटरनेशनल फ्रेंड्स, ठीक है। तो बाय लेवरेजिंग कोऑपरेटिव मॉडल, डेयरी इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है ना कैन ट्रांसफॉर्म पोटेंशियल इनटू रियलिटी, ठीक है। तो ये हमें याद हो गया, हमने देख लिया फटाफट इंडिया का डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर्स।